हेलो छात्रों, आपका सेकेंड ईयर सिविल में स्वागत है। आज मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो चैप्टर आपका है चेन सर्वेइंग, यानी कि जरीब सर्वेक्षण क्या होता है, कैसे करने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन दूंगा, यानी कि परिभाषित करने का प्रयास करूंगा कि चेन सर्वे किसे कहा जाता है। जब किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण करते समय उपकरण के रूप में जरीब या टेप का प्रयोग किया जाता है तो उस किए गए सर्वेक्षण को हम चेन सर्वेक्षण यानी कि जरीब सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है, इस सर्वेक्षण का मुख्य उपकरण हमारा जरीब है या टेप है, जिसकी सहायता से इसको करने का प्रयास करते हैं। इस सर्वेक्षण को तब करते हैं जब क्षेत्र हमारा छोटा होता है, सीमित होता है, ठीक है, और जब क्षेत्र को त्रिभुजों में आसानी से बांटा जा सकता है और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट लिया जा सकता है, यानी कि रैखिक मापें ली जा सकती हैं, उस समय हम चेन सर्वे करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपके पास, ठीक है, ये सर्वेक्षणों में जितने भी सर्वेक्षण हैं उसमें सबसे सरल सर्वेक्षण है। इसमें जो उपकरण यूज किए जाते हैं वे काफ़ी आपके सरल होते हैं। ठीक है, कम समय में आप इस कार्य को संपादित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि अगर आपको परिभाषित करना है तो कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ प्लेन विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। मेजरमेंट ऑफ लेंथ with the help of chain टेप कार्ड आपका चेन सर्वेइंग। यानी कि जब आप दूरी को मापने के लिए जरीब या फीते का प्रयोग करते हैं तो उस सर्वेक्षण को हम जरीब सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप क्षेत्र में जाते हैं। क्षेत्र को छोटे छोटे त्रिभुजों में मापते हैं, उन सभी की भुजाओं को आप माप लेते हैं और मापने के बाद उस क्षेत्र का आप नक्शा बना लेते हैं। ठीक है, चूंकि इसे आप त्रिभुजों में बांट के करने का प्रयास करते हैं तो इसे चेन ट्रायंगुलेशन यानी कि आपका जरीब ट्रायंगुलेशन यानी कि जरीब त्रिकोणीय सर्वे भी इसको कहा जाता है। ये किन परिस्थितियों में इसलिए करते क्या है कि जो त्रिभुज बनाते हैं वो त्रिभुज आप वेल कंडीशनड ट्रायंगल बनाते हैं, यानी कि इसे हम कहते हैं सुवाकारी त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, उस त्रिभुज के निर्माण की सहायता करते हैं। ये सुवाकारी यानी कि वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, तो वेल कंडीशन ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल आपका 30 डिग्री का हो और दूसरा आपका 120 डिग्री का हो। इस तरह के त्रिभुज को हम वेल कंडीशन ट्रायंगल यानी कि अनुकूलित त्रिभुज या सुवाकारी त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ऐसे त्रिभुजों में त्रुटि की संभावना यानी कि एरर्स आने की संभावना आपकी कम होती है। जरीब सर्वेक्षण के द्वारा हम प्राकृतिक और कृत्रिम चीज़ें जैसे नदी है, सड़क है, मकान है, रेल मार्ग है, रोड मार्ग है, इन सभी चीज़ों, पेड़ है, दीवार आदि को सही रूप से भूमि पर उनकी स्थिति में दिखाने का प्रयास करते हैं। किन परिस्थितियों में हम चेन सर्वे करने का प्रयास करते हैं? सबसे पहले जब क्षेत्र हमारा खुला हो, छोटा हो, सीमित हो और लगभग आपका समतल हो, यानी कि पहला पॉइंट क्षेत्र आपका स्मॉल हो, ठीक है, ओपन हो, खुला हो, सीमित यानी कि आपको लिमिट में हो और आपका लगभग आपका इवन हो, यानी कि समतल ग्राउंड हो, तब यूज करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, जब आपके पास हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं होते हैं, यानी कि जो उच्च कोटि के उपकरण आपके पास नहीं मौजूद होते हैं, तब आप चेन सर्वे का प्रयास करने का प्रयास करते हैं। तीसरा, आप काम करते हैं क्षेत्र को आप त्रिभुजों में बांटने का प्रयास करते हैं। क्षेत्र को क्या करते हैं आप ट्रायंगल्स में यानी कि त्रिभुजों में आप बांट देते हैं। ठीक है, त्रिभुजों में बांट देते हैं।
चौथा, त्रिभुज इस प्रकार बांटते हैं कि सभी एक दूसरे से आपके सटे हुए त्रिभुज हो, जिससे कि आप आसानी से उनकी कर सके। इसके बाद से जब आपको सामान्य कार्यों के लिए यानी कि सिंपल वर्क के लिए आपको नक्शे की जरूरत हो, मैप बने, सिंपल कार्यों के लिए आपको मैप बनाना है तब कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको जो नक्शा है वो आप लार्ज स्केल पे बनाने का प्रयास करना हो तब करने का प्रयास करते हैं। और सातवां पॉइंट आपके पास है, जब आपके पास धन यानी कि जो मनी है, ये मनी आपके सीमित हो यानी कि कम संख्या में आपके पास मौजूद हो, तो इसे करने का प्रयास करते हैं। अब आपके पास दूसरा पॉइंट आता है, ठीक है, आपका प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग, यानी कि कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो उसके कुछ अपने सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत इसलिए बनाए गए हैं कि उन सिद्धांतों की वजह से आपका जो काम होता है वो काम आप आसानी से और सही तरीके से संपादित कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिद्धांत में पहला सिद्धांत है मेजरमेंट यानी कि माप का। ठीक है, ये माप कैसे होनी चाहिए? तो माप लीनियर होनी चाहिए, क्योंकि चेन सर्वे में सिर्फ हम रैखिक माप ही ले सकते हैं। इसमें सिर्फ हम रैखिक मापन ही कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए निश्चित तौर पे जो हमारा माप होगा, ठीक है, वो आपका लीनियर यानी कि रैखिक हुआ। दूसरा आपका सर्वे स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि ढांचा कैसा होना चाहिए। तो मैंने पहले ही कहा कि चेन सर्वे में हम क्या करते हैं, त्रिभुजों का निर्माण करते हैं। तो निश्चित तौर पे जो हमारा ढांचा होगा वो त्रिभुज के आकार का होगा। तीनों की भुजाओं को हम आसानी से नाप के उसका एरिया हम बता सकते हैं। वर्क प्रोग्रेस, ठीक है, यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि दो प्रिंसिपल, एक होल टू पार्ट यानी कि बड़े से भूभाग से छोटे भाग की ओर, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ हम त्रिभुज बनाते हुए चले आते हैं। तो यहाँ पे कार्य की शुरुआत करने के लिए मान लीजिए हमारे पास ये एरिया है कोई, इसका हमको सर्वे करना है। तो सबसे पहले हम अपने स्टेशन को चयन कर लेते हैं। स्टेशन से हम त्रिभुज को बनाते चले जाते हैं, फिर इस तरह से अगले त्रिभुज को बनाते हैं, फिर इस तरह से अगले त्रिभुज को बनाते हैं, फिर अगले त्रिभुज को बनाते हैं। ऐसे त्रिभुज को बनाते चले जाते हैं और ये त्रिभुज हमारे वेल कंडीशन यानी कि अनुकूलित त्रिभुज होते हैं। तो क्या करते हैं, ये सभी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई हमारे पास होती हैं, तो उनकी सहायता से हम इस क्षेत्र का आपका एरिया कंप्लीट करके बता देते हैं। फिर आपके पास आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। निश्चित है, जब आप कोई काम कर, मान लीजिए आपने ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है, आप ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से। मान लीजिए आपने ये ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल, इस बीच में कोई बिंदु आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है, तो इस बिंदु तक आपको इसको भी पकड़ना है। तो इसको पकड़ने के लिए आप इन दोनों जगह से आप इसको लेके इस बिंदु को पकड़ लेते हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट बिंदु होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। जब भी सर्वेक्षण कार्य में कोई भी कार्य करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम अपने मैप पे नॉर्थ दिशा यानी कि उत्तर दिशा दिखाते हैं। और ये उत्तर दिशा हमेशा ड्राइंग शीट में टॉप राइट कॉर्नर पे आपको इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, ये इसलिए दिखाया जाता है कि मान लीजिए मैंने कोई ड्राइंग बनाया है, वो ड्राइंग आपको मिल गई और वो क्षेत्र भी आपको मिल गया और क्षेत्र में वो चीज़ें भी हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि कौन सी चीज़ किधर है? तो जैसे आप जाएंगे तो सबसे पहले आप इस यन दिशा को वहाँ के नॉर्थ दिशा की तरफ डालेंगे। जैसे ही डालेंगे तो जो चीज़ें आपके नक्शे में होंगी वो अपनी जगह पे आपको मौजूद मिलती चली जाएंगी। इसलिए नॉर्थ दिशा का दिखाना आपका अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई ये जरीब रेखा है, इस पर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वर्क में निश्चित तौर पे इसके लेफ्ट एंड राइट यानी कि दाएं या बाएं आपके, मान लीजिए इधर आपको मैंने नोटेशन में कुछ दिखाया था इंट्रोडक्शन में, जैसे ये बिल्डिंग है कोई, ठीक है, इधर मान लीजिए यहाँ पे कोई आपके पास पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे कोई आपके पास कुआं है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास पुलिस स्टेशन है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई आपके पास ये मंदिर या मस्जिद या जो भी है। अगर मंदिर है तो आप इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ अगर ये मस्जिद है तो आप इस तरह से दिखाने का प्रयास करते हैं, यानी कि यहाँ पे
गुंबद होता है इस तरह से। फिर आपका ये, और ये आपका टेम्पल हो गया, ये आपका मास्क हो गया, ठीक है। और अगर आप चर्च दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो चर्च के लिए आपके पास एक क्रॉस का निशान होता है। तो ये निशान मान लीजिए आपके पास इन तीनों में से कोई आपके सामने मौजूद है। तो आपको इस रेखा से इन तक पहुंचना है तो निश्चित तौर पे आपको ऑफसेट यानी कि खस के डालने होंगे। तो आपको करना क्या होगा, इस जरीब रेखा पे आप यहाँ से बढ़ के ये दूरी नाप लेंगे। नापने के बाद इस दूरी को आप नाप लेंगे। मान लीजिए आपकी ये दूरी है D1, ठीक है, और ये दूरी आपके आगे 2 मीटर यहाँ से आता, ठीक है। फिर यहीं से आप इस दूरी को भी नाप लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास आ गई 3 मीटर, ठीक है। फिर आप इस दूरी पे आगे बढ़ते हैं कुछ दूरी पे। मान लीजिए आप D2 दूरी पे बढ़े, यहाँ से यहाँ तक ये D2। फिर आपने एक लंब निकाला, फिर ये दूरी आपको मिल गई मान लीजिए 2.5 मीटर। तो फिर आप इस पे आगे बढ़ेंगे और इस लास्ट पॉइंट को प्रीफर करेंगे। मान लीजिए ये दूरी आपके पास D3 है, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दूरी D2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दूरी आपकी D3 है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप तोड़ के लीजिए या एक ही जगह से आपने दूरी लिया। जैसे मान लीजिए 1 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो इसका मतलब ये 2 मीटर हो गया। अगर यहाँ से यहाँ ये 4 मीटर है तो 1 2 3 तो 1 मीटर होगा। इस तरह से लेके फिर ये दूरी आप ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास आ गया 2.5। तो ये, और इसी से आप क्या करते हैं, इस दूरी को भी आप नाप लेते हैं। निश्चित है कि बिल्डिंग अगर ये है, यहाँ से मान लीजिए ये 2.5 मीटर है, ये आपको मिल गया मान लीजिए यहाँ से लेके ये 3.5 मीटर, यहाँ से टोटली दूरी। तो आपको ये बिंदु मिल जाता है, ये मिल जाता है, इनको मिला के आप ऐसे कर देते हैं और आपको ये बिल्डिंग आपके सामने आ जाती है। अब थोड़ी दूर पे आप आगे बढ़ते हैं, कुछ दूरी इस लाइन पे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ से ये आपके पास कोई दूरी है D4 मीटर, ठीक है। यहाँ से लंब निकाल के आप पेड़ तक पहुँच जाते हैं। ये जो दूरी होती है मान लीजिए ये है आपके पास 3 मीटर, तो 3 मीटर की दूरी पे आप पेड़ का सिंबल दिखा देते हैं। इसी बीच आपको ये मंदिर या मस्जिद दिखता है, ठीक है। तो आप यहाँ से बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस दूरी को नाप लेते हैं, ये दूरी कितनी है, और उसके बाद से इस दूरी को नाप, मान लीजिए 2 मीटर पे, तो 2 मीटर पे मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा जो भी है आप उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये कहलाता है आपका ऑफसेट, यानी कि खस के निकाल के काम करने का प्रयास करना। अब इसके बाद आपके पास आता है, ठीक है, न्यू पॉइंट्स, यानी कि नए बिंदु स्थापित करना। तो नए बिंदु स्थापित करने के लिए आपका दूसरा जो सिद्धांत है, किसी नए बिंदु को हम क्षेत्र में स्थापित तभी कर सकते हैं जब हमारे पास 2 बिंदु पहले से मौजूद हमको मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारी जरीब रेखा है, ठीक है। इस जरीब रेखा पे हम किसी रोड का सर्वे कर रहे हैं और ये हमारा जो बन रहा है, ठीक है, ये हमारा आपका ये जरीब रेखा जा रही है, ठीक है, और ये हमारा कर्व बन रहा है। तो हम इस पे करने के बाद करते क्या, ये यहाँ पे इस रेखा पे 2 बिंदु अपने हिसाब से A और B ले लेते हैं। जब ले लेंगे तो इनके बीच की दूरी भी हमारे पास आ जाती है, उस दूरी को हम ले लेते हैं और वो दूरी हमारे सामने आ जाती है। अब हमको ये कर्व बनाना है। चूँकि यहाँ पे हमारे पास कोणीय माप के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम इस बने हुए कर्व पे कुछ बिंदु को चयन कर लेते हैं ताकि इसकी आसानी से, इससे हम आसानी से हम अपने कर्व का निर्माण कर सकें। अब इस A से इस 1 को देखते हैं। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। इसी प्रकार आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। सबसे पहले A से इसको हम A1 दूरी नाप लेते हैं, फिर A से ही आप A2 दूरी नाप लेते हैं, A से A3 दूरी नाप लेते हैं, A से A4 दूरी नाप लेते हैं और A से A5 दूरी नाप लेते हैं। इसी प्रकार B बिंदु से आप A को साइड करते हैं, ये B1 दूरी नाप लेते हैं, B से 2 करते हैं, B2 नाप लेते हैं,
बी से 3 को करते हैं B3 नाप लेते हैं, बी से 4 को करते हैं B4 नाप लेते हैं और बी से 5 को करते हैं B5 नाप लेते हैं। अब इसी प्रकार अब नीचे ये बनाना है आपके पास, तो आप करते क्या हैं, ए से इसको देखते हैं और बी से इसको देखते हैं, ए से इसको देखते हैं, बी से इसको देखते हैं, ए से इसको देखते हैं, बी से इसको देखते हैं, ए से 4 को देखते हैं, बी से 4 को देखते हैं, ए से 5 को देखते हैं और बी से 5 देख के इनको नाम देते हैं। अब हमारा क्या है कि ये बिंदु हमारे पास इनके कटान बिंदु से ये हमको मिल जाते हैं। ठीक है, जब ये मिल जाते हैं तो इनको फ्री हैंड हम मिला देते हैं, तो हमारे कर्व का निर्माण हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। ठीक है, जब प्रिंसिपल आपका हो जाता है तो अगला पॉइंट आपके पास आता है जहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, प्रोसीजर, यानी कि चेन सर्वे करते कैसे हैं। यानी कि अगली जो हेडिंग आपके पास होगी प्रोसीजर इन चेन सर्वेइंग, यानी जरीब सर्वेक्षण करने की क्या प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे हम 7 प्रक्रियाओं को करते हैं, जिनमें से 6 हमारी क्षेत्र में होती है, यानी कि A B C D E F ये सभी की सभी हमारी क्षेत्र में होती रहती हैं। ये जो 7वीं प्रक्रिया है G, ठीक है, ये हम अपने क्लासरूम में या अपने हाउस पे जाके करने का काम करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें रीजनल सर्वे, ये क्या होता है आविष्कार सर्वे। सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम क्षेत्र में जाते हैं, हमारे पास कॉपी होता है, पेन या पेंसिल होता है, उसकी सहायता से क्षेत्र में जाने के बाद से हम एक रफ नक्शा तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जिनमें जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को उनकी मूल स्थितियों में दिखा देते हैं। क्लियर हो गया? करते क्या है, सबसे पहले काम एक कॉपी लिए, एक पेंसिल या पेन लिए, क्षेत्र में गए, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के पैदल चलना शुरू किए और क्षेत्र में घूमते हुए जो चीज़ें जहाँ पे मिली उनको उसके अंदर दिखा दिए। इसका दिखाने का मेन काम था कि दूसरा वर्ग जो हमारा सिलेक्शन ऑफ स्टेशन क्या है, यानी कि स्टेशन चयन करने में हमें आसानी हो जाएगी। ये सभी बाधाएं हमको दिख जाएंगी। ठीक है, जब बाधाएं दिख जाएंगी तो हम अपने हिसाब से स्टेशन को चयन कर लेंगे। ये स्टेशन एक दूसरे से दिखाई दे रहे होंगे और इस तरह करके हम क्षेत्र का सर्वे कर लेंगे, यानी कि स्टेशन चयन में आसानी हो जाएगी। जब हम स्टेशन चयन करते हैं तो निश्चित तौर पे हम 2 मान लीजिए ए है, बी है, सी है और ये डी स्टेशन है। ठीक है, तो इन स्टेशनों के बीच अब हमको लाइन खींचनी है। ठीक है, तो अगर ये स्टेशन एक जरीब की लंबाई में है तब तो हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर ये लंबाई एक जरीब से अधिक है, यानी कि जो 2 हमारे स्टेशन हैं, मान लीजिए एक स्टेशन ए यहाँ पे है और एक स्टेशन बी यहाँ पे है। ठीक है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले इस पे एक सीधी रेखा डालनी है। सीधी रेखा डालने के लिए किया गया प्रयास आपका रेंजिंग यानी कि आरेखन कहलाता है। उसको कैसे करते हैं, हम 3 रेंजिंग राड लेते हैं। एक रेंजिंग राड को इस स्टेशन पे हमेशा के लिए फिक्स कर देते हैं, दूसरे को स्टेशन बी पे हमेशा के लिए फिक्स कर देते हैं। उसके बाद से जरीब को यहाँ से फैलाते हैं और जरीब के दूसरे किनारे पे अपने सहायक को एक रेंजिंग राड लेके खड़ा कर देते हैं इस स्टेशन ए से या स्टेशन बी की तरफ से। ठीक है, हम 1.5 से 1 to 1.5 मीटर की दूरी पे खड़े हो गए। ए से अगर खड़े हैं तो हम बी को देखते हैं। ठीक है, अगर बी दिखता है तो इसका मतलब सहायक हमारी सीध में नहीं आया है, तो सहायक को अभी जरीब रेखा पे दाएं या बाएं खिसकने को कहते हैं, या तो इधर जाने को कहते हैं या इधर जाने को कहते हैं। जब ये कहते हैं तो ये हमारे आदेश को पालन करता है। एक समय ऐसा आता है, ठीक है, कि जब हमको बी दिखना बंद हो जाता है। जैसे ही बी दिखना बंद हो जाता है हम अपने उस सहायक से कहते हैं वहाँ पे निशान लगा लें। अब जरीब यहाँ से उठाते हैं, उसका एक सिरा यहाँ लाते हैं, दूसरे सिरों को यहाँ पे ले जाते हैं और फिर वही प्रक्रिया दोहराते हैं। यानी कि सहायक यहाँ पे रेंजिंग राड लेके, ये हमने सी कर लिया है। ठीक है, रेंजिंग राड लेके खड़ा हो जाता है। अब एक के सामने पुनः हम खड़े हो जाते हैं और बी को देखते हैं। बी जब तक दिखाई देता है इसका मतलब
कि ये स्टेशन वाला पॉइंट हमारी सीधी रेखा में नहीं आ रहा है, इसको फिर अपने लेफ्ट राइट इसको करते हैं। एक समय ऐसा आता है जब बी दिखना बंद हो जाता है तो इसको स्टेशन के रूप में हम कर देते हैं। और फिर इसको जरीब को आगे फैलाते हैं, ठीक है, फिर इसको खड़ा करते हैं और फिर यहाँ से देखना शुरू करते हैं और ये करते हुए हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं और ये हमारे पास स्टेशन आया। यानी कि इन बिंदुओं को ए स्टेशन और बी स्टेशन के मध्य एक सीधी रेखा डालने के लिए प्राप्त किए जाने वाले बिंदुओं को रेंजिंग करते हैं। इन बिंदुओं को जब हम आपस में मिला देते हैं तो हमारे सामने एक सीधी रेखा आ जाती है। तो ये था आपका तीसरा पॉइंट, रेंजिंग। अब आप निश्चित तौर पे ये हम सीधी रेखा खींच रहे हैं तो इनको मापना भी है कि ए से बी कितनी दूरी पे है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जरीब की सहायता से इस दूरी को मापते चले जाते हैं या टेप लेते हैं और इनको मापते चले जाते हैं। इसी दौरान जब इसमें हम कार्य कर रहे होते हैं तो हमें दाएं या बाएं यानी कि टेकिंग ऑफसेट क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे बिंदु हमारे पास होंगे, ठीक है, जो बिंदु हमको इसमें दिखाने होंगे, ठीक है। जैसे टेकिंग ऑफसेट टू लोकेट पॉइंट्स, यानी कि कुछ बिंदु हमारे इंपॉर्टेंट होंगे जो दाएं या बाएं पड़ रहे होंगे तो नक्शे में हमको दिखाना होगा। मान लीजिए ये आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपके पास कोई कुआं है, ठीक है, यहाँ पे कोई आपके पास पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे कोई आपका पोस्ट ऑफिस है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इस रेखा पे ये दूरी आपको नापनी है, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास है D1 मीटर। इस D1 मीटर से अब आपको ऑफसेट यानी कि लंब निकाल के इस दूरी को माप लेना है। मान लीजिए ये आपके पास आ गया 1 मीटर, ठीक है। यहीं से आप इस बिंदु को माप लेंगे, मान लीजिए ये आ गया 2 मीटर, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर, ठीक है। ये पुनः आप क्या करेंगे, ये कोई जो नहीं है कि ये सीधी रेखा हो जाए, बिल्डिंग लाइन सही हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर कुछ दूरी पर हटेंगे, इसके बीच ये D2 दूरी नाप के फिर एक लंबा यहाँ पे निकाल लेंगे और फिर इस दूरी को नाप लेंगे। हो सकता है ये 1 मीटर ही आ जाए, ठीक है। और फिर आप यहाँ से आप D3 दूरी नाप के यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ से एक लंब निकाल के इसको प्राप्त कर लेते हैं और इसको प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये मिल जाता है, ये मिल जाता है, ये मिल जाता है, ये इनकी सहायता से आप इस बिल्डिंग को यहाँ पे दिखा देते हैं। अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ये कुआं दिख जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, कि आप यहाँ से कुछ दूरी पे हट के और ये दूरी मान लीजिए आपके पास D4 है, यहाँ से एक लंब निकाल के इस कुएं को प्राप्त करते हैं और कुएं को वहाँ पे दिखा देते हैं। फिर इसी प्रकार इस दूरी पे आगे बढ़ते हुए आप मान लीजिए ये आपके पास D5 है, ठीक है। अब यहाँ से लंब निकालते हैं और जितनी दूरी पे पेड़ होता है, मान लीजिए अगर ये 3 मीटर की दूरी पे तो 3 मीटर की दूरी पे पेड़ के सिंबल को आप दिखा देते हैं। फिर आप इस दूरी पे बढ़ते हैं, इस दूरी को नापने के बाद यहाँ से लंब निकाल के इसको और इस दूरी को प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए ये D6 है, ठीक है, ये 1 मीटर है और ये आपका 4 मीटर है। तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, 3 मीटर होगा। फिर यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं, ये D7 हो जाता है। फिर इस दूरी को इसको नापते हैं और इसको नापते हैं और नापने के बाद इन दोनों को मिला के आप करते हैं और इस प्रक्रिया को आप करते चले जाते हैं, ठीक है। चूँकि जब ये प्रक्रिया कर रहे होते हैं ये रिकॉर्ड मिलते चले जाते हैं तो इन रिकॉर्ड्स को आपको कहीं ना कहीं दर्ज करना होता है, ठीक है। तो इन रिकॉर्डों को दर्ज करने के लिए आप फील्ड बुक की मदद लेते हैं, यानी कि आपके पास एक क्षेत्रपंजी होती है। उस क्षेत्रपंजी आपके चेक बुक की तरह से होती है, ठीक है। लेकिन जो रिकॉर्डिंग करते हैं फील्ड बुक में तो हम पीछे से आगे की तरफ जाते हैं, यानी कि हमारी फील्ड बुक ऐसे होगी, जल्दबंद पुस्तिका होगी, ये ऐसे बंद होगी, इसको खोलेंगे, लास्ट पन्ने से हम इसको शुरू करना शुरू कर देंगे। जो फील्ड बुक होगी आपके पास 2 तरीके की होगी, ठीक है, और आकार उनका होगा 20x12 या 25x12 सेंटीमीटर आकार के होंगे और 2 तरीके के। एक होगा जो मिडिल में एक लाइन होगा, उसे सिंगल लाइन बोलते हैं। एक होगा जिसे हम डबल लाइन यानी कि तिखारी करते हैं, इसमें 2 आपको लाइनें होंगी, यानी इसमें
जरीब रेखा को एक लाइन दिखा दे रही होगी, लेकिन इसमें जो भी चीज़ नापेंगे, जरीब तो हमारी बीच में जाएगी, लेकिन जो भी चीज़ें लेफ्ट या राइट में नापेंगे वो इसको मानते हुए हम इन बाउंड्रीज को दिखाने का प्रयास करेंगे। इसे डबल लाइन या दिखानी हम कहते हैं। तो ये आपके पास हो गया, आपके पास ये प्रोसीजर इन चेन सर्वे, यानी कि चेन सर्वे में आप करने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद आपके पास आता है अगला पॉइंट, ठीक है, आपके पास इक्विपमेंट्स यूज्ड इन चेन सर्वे। तो चेन सर्वे में सबसे पहले हम चेन यूज करते हैं, ठीक है। चेन हमारे होते तो 5 प्रकार के, 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें क्लासीफाई किया गया है, यानी कि इनको वर्गीकृत किया गया है 2 पार्ट्स में, ठीक है। यानी कि चैन क्या होता है, चैन आपका लिंक आधारित होता है, यानी कि कड़ियों का होता है, ठीक है। ये 8 गेज की आपकी गैल्वेनाइज इस्पात होती है, ठीक है, जो आपकी 4 mm व्यास की होती है, और ये आपकी कड़ियाँ होती हैं और ये हैंडल से जुड़ी होती हैं, यानी कि ऐसे होती हैं, ठीक है। ये और ये 3 छल्लों को मिलके बनाई गई होती हैं इस तरह से। फिर आपके ये 3 छल्ले होंगे, फिर आपको ये जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा और ऐसे ये कटिया। लिंक क्या होगा, ये बीच वाले से इस बीच वाले के बीच की दूरी को हम एक लिंक कहते हैं, ठीक है। मीटर जरीब में ये 20 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। मीटर जरीब में ये लिंक 20 सेंटीमीटर का होता है। ये जो आपके छल्ले हैं, ठीक है, 2 छल्ले जो होते हैं आपके अंडे के आकार के होते हैं, जो किनारे वाले होते हैं, और बीच वाला आपका पूर्ण रूप से गोलाकार होता है। अब मैंने कहा कि 2 भागों में बांटने हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है नॉन मीट्रिक, ठीक है, नॉन मीट्रिक जरीब, ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है इंजीनियर्स चेन, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है आपका गंटर चेन, और तीसरा हम लोगों के पास आता है रेवेन्यू चेन, ठीक है। ये सभी आपके FPS प्रणाली के, यानी कि फुट पॉइंट सिस्टम के हैं, इसलिए इन्हें नॉन मीट्रिक कहा जाता है। दूसरा हम लोगों के पास है आपका, ठीक है, मीट्रिक, ठीक है। ये मीट्रिक में हमारे पास 2 आते हैं, एक मीटर जरीब आती है, मीटर चेन हमारे पास आती है, और दूसरा हमारे पास स्टील बैंड चेन आती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 और प्लस ये जो आपकी मीटर जरीब है, ये मीटर जरीब, ठीक है, ये सभी की सभी आपकी लिंक आधारित हैं, जबकि ये आपकी लिंक आधारित नहीं होता है। इसको जब हम आपको डिफाइन करेंगे सबके विषय में, तो फिर इसके विषय में आपसे हम चर्चा करेंगे अगले दिन, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपके पास दूसरा आपके पास है टेप या फीता, ठीक है। होता क्या है टेप या फीते के लिए आपके पास सब, ठीक है, होता है कि जरीब की सहायता से लिंक आधारित होता है, तो इनसे क्या कर सकते हैं आप, छोटी दूरियों को आसानी से नहीं माप सकते हैं, या आप मतलब नहीं, छोटी दूरियों को मापने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसे ही हम टेप यानी कि फीता कहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने कहा आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो सबसे पहले कपड़े का फीता आया, ठीक है। कपड़े के फीते में कुछ कमी आ रही होंगी, तो उसकी जगह पे फिर हमने कुछ, यानी कि इस्पात का, ये सूती कपड़े से बनाया जाता था, कुछ दिक्कतें आई तो उसमें इस्पात आपका कॉपर तांबा कांसा को डाला गया, कि तारों को डाल के सूती कपड़े के साथ से बनाया गया। फिर इसके बाद हमारे पास इसमें भी कुछ समस्या आई, तो स्टील यानी कि पूर्ण रूप से इस्पात का बनाया गया, और फिर इसके बाद से हमारे पास आया इनवर टेप। इनवर एक मिश्र धातु है, ठीक है, यानी कि 2 धातुओं को मिला के बनाया जाता है। आपके पास निकिल होता है, ठीक है, और आपके पास स्टील यानी इस्पात होता है। निकिल की मात्रा आपकी 36% होती है और स्टील की मात्रा आपकी 6। इनकी सहायता से इनको बनाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा इसके बाद से आपके पास आता है एरो। तीसरा जो पॉइंट है आपके पास है एरो, यानी कि आपके पास एरो क्या होता है, ठीक है।
क्षेत्र में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो एरो दूरी मापन में काम आ जाता है और दूसरा स्टेशनों की संख्या यानी कि आप अंशांकन करने में, यानी कि स्टेशनों को अंशांकन करने में आप इसको प्राप्त करने हैं। एरो क्या होता है? एरो आपका इस तरह का बना हुआ एक होता है, हम इसको डिफाइन करेंगे आपके सामने। फिर आपके पास आता है रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड ये आरेखन दंड होता है, ठीक है। ये लकड़ी एल्युमिनियम के आपके स्क्वायर या सर्कुलर हो सकते हैं, आपका 2 से 3 मीटर के होते हैं, ठीक है। इनका एक सिरा आपका फ्लैट होता है, दूसरा सिरा आपका नुकीला होता है जिसे सूज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके 20-20 सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। एक निशान आपका हमेशा प्रकार रहेगा वाइट का, और वाइट के साथ या तो ब्लैक होगा या वाइट के साथ आपका रेड होगा, ठीक है। ये आपका है, ये 2 से 3 मीटर का होता है। फिर इसके बाद आता है आपका ऑफसेट रॉड, ठीक है। ये ऑफसेट रॉड इसी की तरीके का बना होता है, लेकिन ऑफसेट रॉड 2 मीटर का होता है और ये सेम आपकी सिचुएशन होती है। अंतर क्या होता है कि इसके ऊपरी वाले सिरे में आधे से अधिक का एक कट बना होता है और इसका उद्देश्य एक तो इसको हम खसका दंड बोलते हैं, खसका निकालने में काम करते हैं। दूसरा, किन्हीं कारणों से अगर हमारी जरीब कहीं खाई में गिर गई है या आपकी झाड़ी में फंस गई है तो इनकी सहायता से हम निकाल लेते हैं। फिर हमारे पास आता है पेक्स यानी कि खूंटियाँ, ये लकड़ी की बनी हुई होती हैं। ये प्रायः आपकी 3x3 से लेके आपकी 5x5 सेंटीमीटर आकार की स्क्वायर होती हैं, ठीक है। इनकी जो ऊंचाई होती है, ठीक है, ये आपकी 15 से 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये 15 to 20 सेंटीमीटर होती हैं। इनका एक सिरा नुकीला रहता है। ग्राउंड में स्टेशन बिंदुओं को दिखाने के लिए या बहुत सारे बिंदु उनको प्रदर्शित करने के लिए इनको हम ज़मीन में धंसाते हैं और इनका ऊपरी 5 सेंटीमीटर हिस्सा ही हम ज़मीन के ऊपर रखते हैं। अब इसके बाद आपके पास आता है प्लम बाम, ठीक है। ये प्लम बाम आपका क्या होता है? ये आपका लोहे का एक गुटका होता है जो शंकु के आधार का होता है, ठीक है। इसमें एक धागे की सहायता से इसे लटकाया जाता है, यानी कि ऊपर स्थित बिंदु को नीचे ज़मीन पे लाया जाता है। और दूसरा काम होता है कि जो रेंजिंग रॉड होता है वो रेंजिंग रॉड धरती पे पूर्ण रूप से ऊर्ध्वाधर है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए किया जाता है। फिर आपके पास आता है फ्लैग्स, ठीक है, यानी कि आपकी फ्लैग्स झंडियाँ क्या होती हैं। आप पहले